हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने पीएसआईआर ऑप्शनल के डिस्कशन को। पेपर 1 सेक्शन ए का जो पहला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। इसके अंदर अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टू स्कॉलर्स, जॉर्ज कैटलिन एंड जॉन प्लेमिनार्ड्स। उसके बाद हमने समझा था पॉलिटिकल वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है और ये पॉलिटिक्स वर्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर हमने कोर डिफरेंसेस जाने थे पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन तीनों के बीच में कोर डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज की डिस्कशन में दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी हम यहाँ पर पॉलिटिकल फिलॉसफी को अलग रखेंगे बिकॉज पॉलिटिकल फिलॉसफी एक प्रकार से कमेंट्री है। अगर किसी ने अपनी कोई पॉलिटिकल थ्योरी दी है तो वो कमेंट्री तो बाद में आएगी, लेकिन हमारे लिए इनके डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी ने अपना कोई तर्क दिया है, अपना कोई ओपिनियन प्रेजेंट करा है, अपने कुछ पॉलिटिकल थॉट, कुछ पॉलिटिकल विचार, कुछ पॉलिटिकल आइडिया एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर संदर्भ के अंदर एक पर्सन ने अपने कुछ विचारों को सामने रखा है हमारे। अब उसके ऊपर उसको सही गलत बोलना, डीपली एनालाइज करना, वो तो चलो फिलॉसफी का पार्ट होता है, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल साइंस के साथ एसोसिएट क्यों कर रहे हैं? मतलब आप इसको ऐसा मत समझना कि ये डिफरेंस की टेबल है प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स में इनके बीच में कोरिलेशन को भी देखेंगे, लेकिन जहाँ पर बात आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर आ जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है बड़े सारे स्कॉलर्स का और बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का आगे चलकर ये मानना था थ्योरी कभी भी कोई पर्सन स्टिपुलेट जब भी करता है यानी कि प्रेजेंट करता है, उसकी थ्योरी के अंदर उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंसेस अवेलेबल होने चाहिए। वो सिर्फ एक आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या फिर एक तर्क के बेसिस पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये पता लगना चाहिए हमें कि ये चीज़ गलत बैठ रही है। अब प्लेटो की अगर कोई थ्योरी है जिसके अनुसार अगर हमें उसकी थ्योरी को पढ़कर ये पता लगता है कि प्लेटो एक आलोचक था, क्रिटिसाइजर था, हेट करता था, नफरत करता था डेमोक्रेटिक सेटअप से या डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल थॉट से, पॉलिटिकल सिस्टम से, तो उसके पीछे क्या एम्पेरिकल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है? डेमोक्रेसी क्या सच में एक अच्छा फॉर्म ऑफ रूल या अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है क्या? डेमोक्रेसी क्या पूरी दुनिया में अडॉप्ट करी जाएगी तभी क्या वो कंट्री बेस्ट तरीके से फंक्शन कर पाएगी क्या? तो अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में एक्सपेरिमेंट करें डेमोक्रेसी का, कि एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपका फ्लो बन सके, तो डेमोक्रेसी के भी आलोचक रहे हैं जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। स्पेशली पॉलिटिकल साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, ज़रूरी नहीं कि अगर आप उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अडॉप्ट करोगे अपने देश के अंदर तभी आपका देश बेस्ट तरीके से फंक्शन कर सकेगा। इसका मैं इसके मतलब मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा इतिहास से रिलेटेड जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स ने जस्टिफाई करे हैं, लेकिन सबसे रीसेंट जो आपकी जनरेशन में घटनाक्रम हुई थी, आप वहाँ पर इस डिबेट को अपनी पेपर के अंदर लिख सकते हो और ये डिबेट आने वाले 5-6 साल तक बिल्कुल जस्टिफिएबल रहेगी। आप इसको यूज़ कर सकते हो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने के लिए 21st सेंचुरी के अंदर, और वो भी साल 2020 के बाद। कोविड 19 पैंडेमिक ने दुनिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम जिस प्रकार से फंक्शन करते हैं और जो अभी तक कंट्रीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी एंड दे यूज टू क्रिटिसाइज द अथॉरिटेरियन रिजीम, कम्युनिस्ट रिजीम एंड सोशलिस्ट रिजीम। स्पेशली अगर हम बात करें यूएसए वर्सेस चाइना, द एलिमेंट या कोर कंपोनेंट ऑफ कोल्ड वॉर 2.0, मैंने आपको बताया था जो कोल्ड वॉर 1.0 है, दैट वाज अबाउट यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। लेकिन
कोल्ड वॉर 2.0 जो अब चल रहा है, जो कि एक स्कॉलर्स का मत है, मतलब उन्होंने ये टर्म यूज करा है कोल्ड वॉर 2.0 इंटरनेशनल डिबेट्स एंड डिस्कशंस में। तो वहां पर इट इज ऑल अबाउट यूएसएस हेजिमनी वर्सेस चाइना एज अ राइजिंग पावर विच कैन कंट्रोल द हेजिमनी ऑफ यूएसए। कोविड-19 पैंडेमिक ने इस चीज का खुलासा कर दिया था कि जो देश डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने देश में अपनाकर रखे हुए थे, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सिटीजन्स या उनकी लाइफ या कोविड-19 पैंडेमिक से उनको बचाना इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू सम अदर रिजीम्स जिनके अंदर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस या फिर ऐसा बोला जाता है कि उनकी सरकारें, उनका संविधान जनता को, नागरिकों को ज़्यादा अधिकार नहीं देता है, ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता है, लिबर्टी नहीं देता है, उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। कुल मिलाकर वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के कंपैरिजन में एक बिल्कुल ही अलग चेहरा एग्जिस्ट करता है। लाइक कंट्रीज ऑफ चाइना, अगर हम इसकी कैटेगरी बनाएं, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर स्ट्रिक्ट रिजीम होने के साथ साथ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसी थी कि इन्होंने जल्दी कंट्रोल कर पाया कोविड-19 पेंडेमिक को। अब वो अलग बात है कि आरोप ये लगाए जाते हैं कि चाइना तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, नॉर्थ कोरिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर प्रेस को लेकर, मीडिया को लेकर। तो ओरिजिनल बात तो सामने आ ही नहीं सकती है। महामारी तो यहाँ पर भी फैली थी, लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी मरे थे। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने न्यूट्रल व्यू पॉइंट से इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर की व्यवस्था को, मतलब कोई भी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी और कोई भी कंट्री जहाँ पर सोशलिस्ट, अथॉरिटेरियन या कम्युनिस्ट रिजीम है, उसको जब स्टडी करा तो ये तर्क निकल कर आया और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सका जिसने न्यूट्रल व्यू पॉइंट से इन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करा कि दे वर मच बेटर, इनका रिकॉर्ड मच बेटर था सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए, एक प्रॉपर प्रशासन की मदद से एक डिसिप्लिन लाने के लिए, और कोविड-19 एज अ पैंडेमिक को, एज अ महामारी को जल्दी कंट्रोल करके कंट्रोल करने के बाद एलिमिनेट करने से लेकर इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा अच्छा प्रयास करा एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो उस साल 2020 में, 21 में और 22 में बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, बहुत सारी करंट अफेयर मैगजीन्स के अंदर इस चीज़ के आइडियाज सामने आने लगे, ऑब्वियसली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड स्कॉलर्स, कि क्या डेमोक्रेसी, एक सवालिया चिन्ह जो उठने लगा लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, कि क्या डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब हम उसको थ्योरेटिकली बोल देते हैं कि ये एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दुनिया में अगर आज किसी देश को अगर अपने देश को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक सिस्टम अगर अपनाना है, पॉलिटिकल सिस्टम अगर अपनाना है, बेस्ट चॉइस एंड फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डेमोक्रेसी, ऐसा आइडिया अभी तक पोर्ट्रे करा जाता था, जो कि आइडिया 21st सेंचुरी के अंदर अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन साल 2020 में आए हुए कोविड पेंडेमिक ने इस आइडिया के ऊपर एक सवालिया चिन्ह खड़ा कर दिया कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग, उसकी थ्योरीज जब हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो जाती है। और कोविड-19 पैंडमिक एज अ एग्जाम्पल ये हमें एक पुख्ता सबूत देकर गया कि एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक रिजीम्स, जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स थी, भले ही वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिए जाते हैं, नागरिकों को, संविधान के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, देयर इज़ लेस एलिमेंट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक सेटअप वाली कंट्रीज़, लेकिन फिर भी ऐसी महामारी के टाइम पर जहाँ पर जान की बात आई, लोगों को बचाने की बात आई, उनको घरों में रहकर एक कंट्रोल करने की बात आई, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के सेटअप के अगेंस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो थी वो बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाई अपने देश की व्यवस्था को, अपने देश की गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और अल्टीमेटली सिटीजन्स और उनकी लाइफ को। इसलिए हमें
ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि थ्योरी तो ये बोलकर चली गई, अब आप समझो, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि थ्योरीज तो पास्ट में इतने सारे सालों से, लगभग 200 साल, 300 साल, 500 सालों से हमें ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी, स्पेशली अगर हम लास्ट 100 ईयर्स की बात करें, एक सेंचुरी की बात करें, तो इस आइडिया को अभी तक कोई भी नाकार नहीं सका था, क्रिटिसाइज नहीं कर सका था कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट ये अभी तक थ्योरेटिकल था काफ़ी ज़्यादा। हालांकि कोविड-19 के बारे में आप जानते हो, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी की धज्जियाँ कौन कौन से कंटेक्स्ट में और ज़्यादा उड़ती हैं, और पास्ट में ऐसे कोविड-19 के अलावा और कौन से घटनाक्रम हुए थे जहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया चिन्ह उठाया गया था, वो छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट हैं। लेकिन कोविड-19 के इवेंट के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के बीच में इसी बात को लेकर शुरू हुई थी, और ये डिबेट आज भी चल रही है। 5 साल हो गए इस डिबेट को। आज भी कंट्रीज जो हैं, अब एकदम से तो अपनी व्यवस्था वो चेंज करनी देंगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़कर उन्होंने सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या ऑथोरिटेरियन रिजीम को वो अपना ले, लेकिन फिर भी एक इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो गई है। तो अभी तक जो थ्योरेटिकल चीज़ मानी जाती थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की बेस्ट फॉर्म ऑफ व्यवस्था है अगर हमें एक देश को चलाना है या उसको आगे लेकर जाना है, पॉलिटिकल साइंस इस चीज़ के हमें पुख्ता सबूत देगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस कभी भी एक थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करता है। पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन कभी भी आइडियाज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर हम अपना तर्क नहीं देते हैं। हम किसी भी चीज़ को उसका बेस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से कोविड-19 में तो यही शो हुआ कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स वर वेरी वीक in controlling the COVID-19 pandemic in their countries, saving the life of their citizens. There was lack of governance, lack of rules and regulations, and basically there were chaos in those societies which adopted democracy as compared to those countries and political regimes which were non-democratic in nature. तो आप अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, आप ये डिबेट को शुरू करके बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में ना भी जाकर, क्योंकि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे आपके पास डेमोक्रेसी के क्रिटिसिज्म बहुत सारे रहेंगे स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट से, लेकिन कोविड-19 से आप अपना एक इंट्रोडक्शन बेहतरीन बना सकते हो। कंक्लूजन में मत लिखना, क्योंकि कंक्लूजन में एक नेगेटिव कोनोटेशन छोड़कर जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस के बीच में एक डिबेट को लेकर आना है, और अगर आपके पास कंटेंट की कमी हो एग्जाम के अंदर, जैसे मतलब मान लो कि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आया, आपके पास 2 ही पेज है आगे और पीछे की साइड लिखने के लिए, और आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मैं कंप्रेस कैसे करूँ, तो आप एक ऐसे रियल एग्जाम्पल को, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक बन चुका है, आप उससे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो एग्जामिनर को ये लगता है यू आर अ वेल रेडेड पर्सन, प्लस यू हैव दैट एबिलिटी कि ये पॉलिटिकल थ्योरी हज़ारों साल पुरानी है, ये बिफोर कॉमन एरा के ज़माने से चली आ रही है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन 1500 साल, 2000 साल से चला आ रहा है, लेकिन आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो रीसेंट हैपनिंग से, जो कि काफ़ी बड़ा घटनाक्रम है और जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। आपने वहाँ पर कनेक्ट करके एक तर्क दिया कि थ्योरी और साइंस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीसेंट एग्जाम्पल के साथ कैसे फिट बैठती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर को लगेगा कि यू आर अ वेल रेडेड पर्सन और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट जिसने सेम क्वेश्चन को एड्रेस करा होगा। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। तो फिलहाल बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी का लेना देना सिर्फ जो पॉलिटिकल फिनोमिना होते हैं उनके साथ नहीं है। इट इज नॉट ओनली कंसर्न अबाउट द बिहेवियरल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। अब बिहेवियरल स्टडी मतलब, जैसे अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करता है, या पास्ट में किसी ने भी कर रखा है, या फ्यूचर में जैसा कि लोग करते हैं और आज भी चल रही है, जैसे कोविड-19 के ऊपर एक डिबेट चल रही है, तो लोगों की अपने अपने मत हैं। अगर मत हैं उनके अपने पर्सनल ओपिनियन, तो यानी कि उन्होंने कुछ थ्योरीज प्रेजेंट कर रखी हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो है, वैसे तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बिहेवियर की स्टडी होती है ये,
क्योंकि जैसा वो पर्सन एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर सोच रहा है या उसके जीवन काल के अंदर जो भी घटनाक्रम हुई है उसके बिहेवियर के अनुसार एक पर्सन एक थ्योरी दे रहा है जिससे वो हमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमेना के ऊपर मजबूर कर रहा है कि दृष्टिकोण डालो। वो सही हो या गलत हो, हमें उसको सपोर्ट करना है, क्रिटिसाइज करना है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी का डोमेन है। लेकिन थ्योरी इज कंसर्न मेनली अबाउट द बिहेवियरल स्टडी ऑफ अ पॉलिटिकल फिनोमेना फ्रॉम एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम थ्योरी के अंदर भी यही करते हैं कि हम किसी भी चीज़ के अंदर जो साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। हम टोटल तरीके से अगर कोई थ्योरी दे रहे हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए ये बता रहा है, कंफ्यूज मत होना। आप कहोगे सर यहाँ पर ये एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिख सकते हैं? ये एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तो हमने कोर तरीके से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था। तो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी हमें अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखा रहा है कि थ्योरी देने को तो कोई भी दे दे। अगर हम नॉन पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के कोई लोग हैं, चाय पे चर्चा करने वाले लोग हैं, तो कुछ चीज़ों के मत, ओपिनियन, विचारों का आदान प्रदान तो हम सुबह अखबार पढ़ते हुए और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिए हुए तर्क पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में एक डिसिप्लिन है। हम एक बिहेवियरल स्टडी करते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल फिनोमेना की एक एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी कि एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें स्टडी करनी है, लेकिन एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि साइंटिफिक पार्ट तो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट होता ही नहीं है। इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर किसी भी चीज़ की अगर टेस्टिंग करनी है तो पॉलिटिकल साइंस को शामिल करना पड़ता है। पॉलिटिकल थ्योरी को देने वाला पर्सन और उसकी जो थ्योरी है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितनी सही या कितनी गलत बैठ रही है, उसके लिए ये इंडिकेटर होता है पॉलिटिकल साइंस। अब ऐसा समझ जाओ आप इसको, बिना पॉलिटिकल साइंस के इंडिकेटर के बिना ये पॉलिटिकल थ्योरी कोई भी पर्सन दे दे तो वो बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ फिर एक थ्योरी नहीं रहेगी, फिर वो थ्योरी से हटकर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू पॉइंट रह जाएगा कि एक आपका एक तर्क है, किसी बात को लेकर आपका एक मत है, आप किसी चीज़ के बारे में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर थॉट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो थॉट्स तो कोई भी पोर्ट्रे कर सकता है। तो यहाँ पर हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना की फ्रॉम एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो अबाउट प्रिस्क्राइबिंग द गोल्स। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि पर्टिकुलर देश के लिए अलग अलग एम्स, गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ताकि वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके किसी भी देश को और वहाँ के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए रहने के लिए, बिकॉज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड शुड बी सिटीजन्स। तो यहाँ पर कुछ गोल्स भी बताए जाते हैं जिसको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसको परस्यू करना चाहिए स्टेट्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पर नेशन स्टेट्स की बात होती है। याद रखना, पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन के अंदर, PSIR के अंदर स्टेट जब भी वर्ड आएगा ना तो समझ जाना स्टेट इज अबाउट नेशन स्टेट, या फिर जिसको आप कंट्री कहते हो। यहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ये नहीं होता, ठीक है। तो गोल्स विच द स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज़ और सिटीजन्स जो हैं वो परस्यू करेंगे अपनी लाइफ को, अपने समाज को, अपने देश को एक बेटर बनाने के लिए। और ये चीज़ सरकारों के हाथ में होगा। उस देश के अंदर जो सरकारें कानूनी व्यवस्था लेकर आ रही हैं, जिस प्रकार से उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर लॉज बना रहे हैं, उन सब के अंदर एक हिरार्की हो चाहे ना हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो हर एक चीज़ की, उसकी बिहेवियरल स्टडी को एक पॉलिटिकल फिनोमेना की एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल करते हुए कि इन सबको बेसिकली इन सब के लिए कौन कौन से गोल्स हैं, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस एक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है,
लेकिन आपको आगे चलकर बताया जाएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी एक मेन डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, और ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये इसके जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं। हालांकि तीनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डिसिप्लिन ज़्यादा बड़ा वो डिसिप्लिन ज़्यादा छोटा, इन तीनों को हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। सिंपल, उसके पीछे एक सिंपल रीज़न ये है, थ्योरी एक व्यू पॉइंट किसी एक पर्सन का पुट करा जाना, उसको सपोर्ट करना या उसका आलोचक बनना, वो फिलोसफिकल एंगल हो गया, और उसको टेस्ट करना फ्रॉम साइंटिफिक व्यू पॉइंट या साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके, वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हो गया। क्योंकि जहाँ पर साइंस आ गया तो वहाँ पर व्यू पॉइंट से ज़्यादा एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्पेकुलेशन भी आती है। अब स्पेकुलेशन का मतलब ये है, साइंस में क्या होता है, विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को भूल जाओ, आप नॉर्मल अपनी बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की अगर आप बात करो, तो सबसे पहले किसी भी इवेंट को लेकर एक स्पेकुलेशन ही तो बनती है पर्सन के दिमाग के अंदर। यानी कि एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं गैस करना या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग, कि पर्सन ये गैस कर रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के, ये किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी गई है, उसके ये सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, और उसी पॉसिबिलिटी को हमें एक तरीके से प्रूव करना होता है। तो स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है कि शुरू शुरू में एक टॉपिक जो है वो इमर्ज होकर आया। हम ऐसे ही तो करते हैं ना, जैसे इतनी सारी जो थ्योरीज वैज्ञानिक देते हैं, साइंटिस्ट देते हैं, फिजिक्स के अंदर इतने सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करा गया, केमिस्ट्री के अंदर लैब्स के अंदर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, तो हम गैस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। एक छोटी सी बात, जैसे मतलब मान लो जब किसी ने दुनिया में ये सोचा होगा कि कपड़ों पे अगर दाग लगे हुए हैं तो हम केमिस्ट्री लैब के अंदर जाकर कौन कौन से सॉल्यूशंस को बनाएं जिससे हम एक ऐसा सॉल्यूशन रेडी कर लें साबुन की फॉर्म में, कि जिसको हम अगर कपड़ों पर लगाते हैं उन डिटर्जेंट को, वॉशिंग पाउडर वगैरह को, तो उससे वो दाग धब्बे कपड़ों के दूर हो जाएंगे। तो किसी ने तो स्पेकुलेट करा होगा ना दुनिया में, किसी के दिमाग में तो आया होगा ना कि अगर मेरी शर्ट, मेरा पैंट का कपड़ा, मेरा कमीज़, इन सब पे अगर किसी भी प्रकार का कोई दाग लग जाता है तो ये कपड़ा बेकार है, या फिर इसको पानी में धोते हुए कुछ मैं मिला दूं तो ये ज़्यादा साफ निकल जाएगा। तो ये एक स्पेकुलेशन होती है जब किसी भी पर्सन के दिमाग के अंदर फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक टकराता है। और यहीं पर अगर आप इस स्पेकुलेशन को पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में अगर देखने की कोशिश करो, तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान हमें ये बताता है कि यहाँ पर हम स्पेकुलेशन अपनी थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव नज़रों से करते हैं, और हर उस स्पेकुलेशन को शामिल करते हैं जिसका लेना देना पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिनोमेना के साथ है। जैसे पॉलिटिकल थॉट, जो कि एक किसी पर्सन का कोई विचार हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, उस पर्सन ने अपने विचार को जब प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करा और एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करी, और वो पर्सन अपने तर्क दे रहा है अपनी थ्योरी के अंदर। फिलॉसफी यानी कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या फिर सपोर्टर्स या क्रिटिसाइजर्स का अपना व्यू पॉइंट उस पर्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए, और सपोर्टर होने के बावजूद भी थोड़ा सा अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए, अपना तर्क देते हुए, या क्रिटिसाइजर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरीके से आपने नकार दिया उस थ्योरी को। तो वो डिपेंड करता है कि जो फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को पढ़ा है, जिसको ओरिजिनली किसी और ने प्रपोज करा था, तो उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनका मत क्या है, उनका स्टैंड क्या है उस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर। और इसी के बाद इमर्ज होती है, आप आगे चलकर सीखोगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब एक तरीके से आपकी इंक्लिनेशन, आपकी ओरिएंटेशन, कि आप किस विचारधारा के आदमी हो। ठीक है, या किस विचारधारा को सपोर्ट करते हो। तो अगर कोई पर्सन मार्क्सिस्ट विचारधारा का है तो वो हमेशा मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ ओरिएंट होगा, लीनियंट होगा। उसको मार्क्सिस्ट डोमेन के अंदर जिस प्रकार से मार्क्सिस्ट लोग जो बातें करते हैं उसको ऐसे ही बातें प्रभावित करेंगी, लुभाएंगी। जैसे कि भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे, क्योंकि वो एक यूथ था, और यूथ गर्म खून के लोग होते हैं,
और बचपन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस खींचना गांधी जी के द्वारा उसके मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसके मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा सदमा देकर गया। तो भगत सिंह के सामने अगर कोई भी ऐसा तर्क दे देता था कि कोई एक पार्टी बन रही है जहाँ पर क्रांतिकारी ऐसे हमें चाहिए जो कि गांधी के प्रिंसिपल्स पर ना चलकर बंदूक का सहारा ले, हथियारों का सहारा ले, चांटा मारकर, लड़ाई झगड़ा कर कर, मार पीट कर अंग्रेजों से देश को भगाने की रणनीति अपना रही है ये वाला ग्रुप या ये वाली पॉलिटिकल पार्टी। तो भगत सिंह और उसके जो साथी थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे उन टॉपिक्स को लेकर। तो ऐसे करते करते एक पर्सन की आइडियोलॉजी जो होती है वो डेवलप होती है। और आप इसमें, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस में सिक्योरिटी जो आप जीएस पेपर 3 के अंदर पढ़ते हो, इंटरनल, वैसे उधर जीएस पेपर 3 में उसका नाम इंटरनल सिक्योरिटी होता है, यहाँ पर हम इंटरनल प्लस इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी पढ़ते हैं। तो आप सिक्योरिटी डायमेंशन को भी यहाँ पर लेकर आ सकते हो। कैसे? विद इन आवर कंट्री, जैसा हम जीएस में पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि नक्सलाइट्स के साथ कभी भी डील करने का तरीका ये नहीं होता कि आप उनको जान से मार दो, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक ही हैं। और मैंने आपको बताया था कि वो भटक गए हैं बस अपने रास्ते से, राइट। हमें वापस से उनको ट्रैक पर लेकर आना है। तो अब उनकी जो आइडियोलॉजी है या उनकी जो विचारधारा है, बेसिकली वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ही पार्ट हो गया, वो किसी और दिशा में चली गई है जो कि इस देश में जैसे एक आम नागरिक की विचारधारा होनी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते हुए, उनका यकीन नहीं है। अब जब उनका यकीन नहीं है तो वो इस व्यवस्था को निश्चित नाबूद करने की कोशिश करते हैं, चरमराने की कोशिश करते हैं कि ये व्यवस्था ढह जाए, बह जाए। और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन काल में सरकार से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हाथ जोड़ चुके हैं, विनतियाँ कर चुके हैं, मिन्नतें कर चुके हैं। जब उनके व्यू पॉइंट को नहीं सुना गया तो उन्होंने बंदूकें उठा ली और फिर वो उनकी विचारधारा उस पर्टिकुलर एम एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए वो और ज़्यादा कोर और कट्टर होती चली जाती है। ठीक है? और इसको साइकोलॉजी में कहते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैं आपको समझाऊंगा। जब भी एक पर्सन की विचारधारा, जैसे क्या होता है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ना सबसे पहले तो क्या होना पड़ता है, आपको उस चीज़ से फेमिलियर होना पड़ता है। जैसे एक आतंकवादी संगठन ने आपको हायर करने की कोशिश करी, ठीक है, आपको वीडियोस भेजी जा रही हैं बी हेडिंग की, गला काटना, सर काटना, आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि इस देश में रहकर तो गरीबी वाली तुम जिंदगी बिताओगे, या फिर अगर तुम एक अच्छे नागरिक बनकर रह भी गए तो तुम्हारी मम्मी कैंसर से जूझ रही है, तुम्हारे पापा इतने परेशान हैं, तुम्हारे ऊपर इतना बर्डन है, ये है वो है, तुम कैसे अपने देश में रहकर दबते हो क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस धर्म के लोग हैं। तो आपको सबसे पहले फेमिलियर करवाया जाता है बहुत सारे विचारों से और आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ा जाता है। धीरे धीरे कर कर जब आप उन चीज़ों को लिंक करने लग जाते हो और एसोसिएट करने लग जाते हो अपने आप से और अपने जीवन काल से, तो आपकी धीरे धीरे उसकी तरफ इंक्लिनेशन बढ़ती जाती है, आप उसकी तरफ ओरिएंट होते जाते हो। और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और कुछ टाइम तक आप उसमें अगर टिके रहते हो, तो एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगा। वो आपकी पर्सनैलिटी का, ये सारी चीज़ें, वो पर्टिकुलर विचारधारा आपकी पर्सनैलिटी का सेंट्रल ट्रेड बन जाता है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हमें बताती है, जिसके बारे में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सप्लेन करूंगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप कैसे होती है, बनती कैसे है। ये सेंट्रल ट्रेड, इसको एक पर्सन की पर्सनैलिटी से हटाना या दिमाग से बाहर लेकर जाना, कोई गारंटी नहीं है कि पर्सन इस सेंट्रल ट्रेड को कभी छोड़कर कोई एक नया सेंट्रल ट्रेड अडॉप्ट कर पाएगा। सेंट्रल ट्रेड के 3 फेमस एग्जाम्पल आएंगे हमारे कोर्स के अंदर। गांधी का गांधीज्म, और गांधीज्म ना लग करके आप इसके सेंट्रल ट्रेड का ऐसे भी नाम दे सकते हो, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। हिटलर का हिटलेरियन, ये उसके सेंट्रल ट्रेड का नाम। मदर टेरेसा का ह्यूमैनिटेरियनिज्म।
ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसानों की भलाई करने के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन काल लगा दिया था। हिटलर ने ज्यूज से नफरत करने के लिए, उनको दुनिया से मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। और गांधी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को कभी भी नहीं छोड़ा। तो जिसको आप पकड़कर बैठ जाते हो मानसिक रूप से, और वो आपकी पर्सनैलिटी का कोर पार्ट बन जाता है और आप उससे डेविएट नहीं होते हो, वो आपका सेंट्रल ट्रेड बन जाता है। और आपका सेंट्रल ट्रेड अगर 2-4 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और प्लस अगर आपका इंटरेस्ट अगर इस चीज में है कि राजनीतिक तौर पर मुझे ये सेटअप अच्छा लगता है, मुझे डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छा लगता है, नहीं मैं तो डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट करता हूं, मैं तो मोनार्किकल रूल को ही सपोर्ट करता हूं, तो राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक कंटेक्स्ट के अंदर, पॉलिटिक्स के डोमेन के अंदर अगर आपका कोई सेंट्रल ट्रेड डेवलप होता है, तो वो आपका पार्ट होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज अप्रोच होती है। कैसे? क्योंकि आइडियोलॉजी एक प्रकार से विचारधारा है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो सकता है मैं वाकिफ ना हूँ। ऐसे तो बहुत सारे, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लिंक भेजे, आपको वीडियोस भेजी, आपके वीक पॉइंट्स को छूने की कोशिश करी। ऐसे तो बहुत लोगों के पास वीडियोस जाती होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में अगर दुखी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वो ऐसा कदम नहीं उठाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार, हम बंदूकें वगैरह तो नहीं उठा सकते सरकार और प्रशासन के खिलाफ, हम उनको तबाह करने के लिए कुछ ऐसा कदम नहीं ले सकते कि बेगुनाहों की हम जान ले लें। तो वो ऑल टुगेदर उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उनकी सेंट्रल ट्रेड का वो पार्ट ही नहीं है वॉयलेंस करना या बंदूकें उठाना। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेकुलेशन रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और ये स्पेकुलेशंस को पढ़ना आगे चलकर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट के 2 वर्ड्स को देखो, स्पेकुलेशन अबाउट लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप आगे चलकर फंक्शनिंग पढ़ोगे ना बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात होगी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात होगी, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम स्पेकुलेट करते हैं कि कोई भी अगर कानूनी व्यवस्था बनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फंक्शन कर रहा है तो वो कितनी इफेक्टिवली फंक्शन कर पा रहा है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये समझाया जाएगा, जो आपका टॉपिक है, कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो हालांकि अभी तक एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने देना है, वो अभी तक फुलफिल हुआ है ना। जिसको लीग ऑफ नेशंस फुलफिल नहीं कर पाया था, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का काम था पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध को नहीं होने देना, लेकिन क्योंकि वो हुआ तो हम उसको फेलियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या ये सच में एक यूएसए का या यूएसए की हेजीमनी का एक गुलाम ऑर्गन है क्या? ये उसी के इशारों पर नाचता है क्या? क्या यूनाइटेड नेशंस की जो फंडिंग है जो आती है विभिन्न कंट्रीज से, उसका क्या पूरा का पूरा फ़ायदा क्या अमेरिका को ही मिल रहा है क्या? तो यूएन जो है पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज़ की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यूएन को तब क्या हो जाता है जब बड़े सारे देशों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टीन हो गया, ठीक है, या फिर रशिया यूक्रेन हो गया, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उस पर्टिकुलर वॉर जोन के अंदर, वॉर सिचुएशंस के अंदर, तब यूएन की इफेक्टिवनेस को क्या हो जाता है। जब अफगानिस्तान में बात आई तो यूएसए ने अपनी हेजीमनी को बरकरार करने के लिए अपने सोल्जर्स को तैनात करा तालिबान की फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, तो उस टाइम पर यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं वो क्या कर रही थी। और आज भी जो दुनिया में ये जो विभिन्न प्रकार के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो, ठीक है, ईरान इसराइल की बात कर लो, आप इसराइल पैलेस्टीन की बात कर लो, आप साउथ सुडान की बात कर लो, ये कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये सारे रीजन्स फंसे हुए हैं, वॉर जोन के अंदर फंसे हुए हैं। उस टाइम पर यूएन की इफेक्टिवनेस को क्या हो जाता है। अब यूएन ने एक क्राइटेरिया जैसे दे रखा है कि ये क्राइटेरिया को अगर जो जो कंट्रीज फुलफिल करती है तो हम सोच विचार करेंगे कि इसको हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के दरवाजे में दाखिला इसको देना है कि नहीं देना है। तो इंडिया उन सारे पैरामीटर्स पर बहुत खरे उतरता है, लेकिन इंडिया का प्रपोजल अभी तक हॉल्ट पे क्यों है और यूएन की फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा स्लो क्यों है। तो आप जब भी
स्पेकुलेट करते हो पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी भी लॉ को, लॉ की भी ऐसी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं बहुत सारी सवाल जवाब पूछ करके, देश का एक पर्टिकुलर लॉ क्या किसी एक नागरिक को तो नहीं टारगेट कर रहा है, क्या एक कम्युनिटी को तो नहीं टारगेट कर रहा है, या धर्म के बेसिस पर बंटवारा तो नहीं कर देगा ये वाला कानून। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग जब हम उनके फेलियर्स की बात करते हैं, और यहाँ पर सब कुछ हमारा जो स्पेकुलेशन है वो एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पर है। हम अपना ओपिनियन बिल्ड नहीं कर रहे हैं कि मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पसंद नहीं है। आपके पसंद आने से ना आने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को या उसकी फंक्शनिंग को या सरकार को, आपका तर्क कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे व्यू पॉइंट हैं जो कि सिर्फ आपके व्यू पॉइंट ना होकर साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स हैं, कि आपने कोई आरटीआई लगाई या उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा या पार्लियामेंट के अंदर उसका एक रिव्यू प्रपोजल आया सामने, जैसे कैग की जब रिपोर्ट आती है तो प्रधानमंत्री से लेकर पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री का ये मंत्रिमंडल होता है घबराया हुआ होता है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन व्यू पॉइंट्स होते हैं कैग के, जिससे सरकार की धज्जियां उड़ती हैं पार्लियामेंट के अंदर। और जब वो पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट आती है तो पूरे देश के सामने सरकार की छवि या तो अच्छी बनती है खराब बनती है। तो कैग अगर एक इंडिपेंडेंट तरीके से अगर फंक्शन करके अपने किसी मिनिस्ट्री के अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद अगर वो रिपोर्ट को टेबल करता है पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो सरकार के उस टाइम पर पसीने छूटे होते हैं जब कैग की रिपोर्ट आने वाली होती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस और इफेक्टिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक लास्ट एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को टैग करा था, वो है, और इसके बारे में यूपीएससी के मेंस में 2015 में क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत प्यारा एग्जांपल है और यूपीएससी इसको रिलेट भी कर लेगा बहुत आसानी से। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 के अंदर सीबीआई को कहा था कि डेट सीबीआई इज अ केज पैरेट, ऐसा तोता है सीबीआई एज अ ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई एज अ बॉडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो एक केज पैरेट है। और यहाँ पर केज किसको कहा गया है कि सरकार के हुक्म और इशारों पर चलता है, जितनी प्रेस्टीज होनी चाहिए, जो मर्यादा उसे मेंटेन करनी चाहिए अपने वर्क की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपने नाम की, अपनी रेपुटेशन की, वो सिर्फ एक रट्टू तोता है, और वो भी ऐसा तोता जो कि आज़ाद नहीं है, पिंजड़े के अंदर बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई थी, एंड दिस वाज द मोस्ट बदनामी वाला कमेंट जो सीबीआई को आज तक किसी ने दिया था, और वो भी उच्च न्यायालय ने दिया था, एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके ऊपर जीएस पेपर 2 में जब ये टीना डाबी वाला साल था, टीना डाबी ने 2015 में रैंक 1 हासिल करी थी, उस टाइम पर मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आया था, और ये सीबीआई को केज पैरेट को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उस टाइम पर 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, सारे क्वेश्चन 12.5 नंबर के होते थे। अगला पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इट ऑल्सो एम्स टू जर्नलाइज, यानी कि जर्नलाइज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को बेसिकली एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स के साथ नहीं देखते हैं। हम जब चीज़ों को जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जर्नली ऐसा होना चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसी हैपनिंग होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद ये भी है कि कुछ चीज़ों को जर्नलाइज करना, जैसे अबाउट द राइट कंडक्ट इन पॉलिटिकल लाइफ, कि सही चीज़ें क्या हैं देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, सरकार की ड्यूटी, मंत्रियों की ड्यूटी, आईएएस ऑफिसर्स की ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी, ये क्या होनी चाहिए, एंड अबाउट द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, कि पावर जो प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है, देश को चलाने वाली सरकार इस्तेमाल कर रही है, क्या उससे फ्यू का भला हो रहा है या मैनी का भला हो रहा है। अगर जस्टिस मिल रहा है तो वो कम लोगों को, गिने चुने लोगों को मिल रहा है या फिर ज्यादा लोगों को मिल रहा है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इस चीज को भी जनरलाइज करने की कोशिश करती है, और जहां पर वर्ड ये आ गया कि जनरलाइज करने की कोशिश करती है, तो याद रखना यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी का मानना ये होता है, या उसका तर्क देने का मतलब ये होता है
कि दुनिया में देश कैसे भी हो, कहीं पर भी हो और कोई सा भी देश हो, उनके अंदर राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित हो, अथॉरिटेरियन हो, डिक्टेटोरियल हो, मोनार्किकल हो, कैसी भी हो, लेकिन देयर शुड बी सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स इन दैट कंट्री। सिटीजन्स को कुछ बेसिक अधिकार हर जगह पर मिलने चाहिए। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हो, ये जो राइट कंडक्ट इन पॉलिटिकल लाइफ है, हालांकि ये तो सरकार के व्यू पॉइंट से आप कह सकते हो, क्योंकि सरकार ही मतलब देश को चलाएगी किसी भी देश की, चाहे वो फिर वो मिलिट्री रिजीम हो, जैसे चाइना के अंदर इलेक्शंस नहीं होते हैं, मिलिट्री रिजीम जो है वही देश को चलाती है। देयर इज ओनली वन पार्टी सिस्टम इन चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन यहां पर बात यह भी आती है कि यूनिवर्सल लेवल पर क्या हम कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर आप इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक एग्जांपल पुट कर सकते हो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट, कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इंसान को इंसान की तरह देखा जाए, ना कि उसको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाए कि ये काला है, गोरा है, ये एशियन है, ये नीग्रो है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये इंडियन है, ये नेपाली आदमी है, ये भूटानीज सिटीजन है, ऐसा नहीं करके देखा जाए। और वहाँ पर जब हम एक इंसान को इंसान की तरह देख रहे हैं तो उसके कुछ राइट्स होने चाहिए जो कि उसे मिलने चाहिए, क्योंकि उसने इंसान के शरीर के अंदर जन्म लिया है उस पर्सन ने, इधर मेल फीमेल। और अब तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप एक हायर डिबेट को और शामिल कर सकते हो जिसको हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, LGBTIQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर। तो ये एक जर्नलाइज चीज़ है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स को अगर हम एक यूनिवर्सल बेसिस पर देख रहे हैं कि विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ एनी कंट्री और उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी है, ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ ऐसे तर्क भी आते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को तो जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट लेस्बियन मैरिजेस, गे मैरिजेस, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आप एक एग्जांपल इंडिया स्पेसिफिक दे सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले रिकॉग्नाइज करा था कि ट्रांसजेंडर एज द थर्ड जेंडर इन आवर नेशन। लेकिन व्हाट अबाउट अदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन पीपल। एंड दूसरा इसके अंदर, मतलब एग्जांपल आने को तो बहुत सारे आ सकते हैं, दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर क्या होता है, या लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर जो भी है उसको लेजिटिमेटली कैसे यूज करा जाएगा, राइट तरीके से। लेजिटिमेट का मतलब होता है राइट तरीके से, जहां पर किसी, अगर आप मान लो कि 100 लोग हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 99 का तो फायदा करा ना, अगर एक का नुकसान हो भी गया तो क्या हो गया। पावर का इस्तेमाल कभी भी डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं करा जाना चाहिए। और पावर हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे, एसोसिएटिंग दिस टॉपिक विद द सिक्योरिटी डायमेंशन। पावर और सिक्योरिटी को हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है, इट इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। यहां पर बात रियलिटी के ऊपर चलती है, और रियलिटी अगेन कैसी, साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का लेना देना इस बात को लेकर है कि जो वास्तविकता के साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वास्तविकता में बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो रियलिटीज़ हमें जो बताई जाती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर। अब पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर आप बहुत सारी तरीके के बिहेवियर देखोगे। अगर हम अपने व्यू पॉइंट से बात करें, सरकार को सामने वाले एक मिरर पे रखकर अगर हम अपनी बात करें, तो जनता का क्या बिहेवियर होता है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा होता है, जनता की साइकोलॉजी कैसे चल रही होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, जनता क्या सोचकर वोट देने जाती है। वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा माना जाता है कि लोग सरकार के काम को देखते हैं और सरकार आपको बदले में दाम कितना दे इस चीज़ को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आज भी इलेक्शंस के अंदर अगर आपको गरीब जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वोटिंग के लिए, तो हमारे देश में इलेक्शन का एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो है फ्रीबीज।
ठीक है, कि आप फ्री में उनको चीज़ें बांटो, या फिर बहुत सारी चीज़ें स्कीम्स वगैरह अनाउंस कर देना कि हर महीने इतना पैसा आएगा, राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, या फिर पर्सन विद मनी एंड मसल पावर विंस द इलेक्शन, है ना। हमारे देश की राजनीति में ये मर्डर होना, गुंडागर्दी होना, ये बहुत आम बात है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर की रियलिटीज़ को परखना, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये आपको फिर जीएस पेपर 2 में बहुत हेल्प करेगा आगे चलकर। एंड कुछ जनरलाइजेशंस हमारे यहाँ पर बनेंगी अबाउट मैन, यानी कि सिटीजन्स, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर इनकी जो सब ब्रांचेज होती हैं, जैसे हम अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की वर्किंग, एनएचआरसी, एसएचआरसी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बॉडीज़, और पेपर लीकिंग वाले ये जो जितने भी सिनेरियोज अभी हुए हैं, तो हम इनकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। और पावर का क्या रोल है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम फ्यूचर में इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये डिफरेंसेस भी ऐसे अपने आप में कंप्लीट है। यहाँ पर कोई आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझाया जा रहा है कि अभी आप इतना समझ लो, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमारे चैप्टर्स हैं अलग अलग। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में हम इनके बारे में और गहराइयों में बात करेंगे। अभी क्योंकि डिफरेंस समझाने के लिए राइटर ने यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस की टेबल बना रखी है, तो वो आपको बता रहा है कि पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पर जनरलाइजेशंस की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जनरलाइजेशंस की बात होती है एक पर्सन को सेंट्रलिटी में रखते हुए, इंसान के इर्द गिर्द घूमते हुए। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंसानों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। थ्योरी के अंदर जनरलाइज चीज़ों की बात करी जाती है, जनरलाइजेशन तो यहाँ पर भी ड्रॉ करे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर होती है थ्योरी के अंदर। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग इंसान के ऊपर, मेन एंड वुमेन के ऊपर फोकस करते हुए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनकी फंक्शनिंग, उनका रोल, उनकी लिमिटेशंस, उनके अंदर करप्शंस या उनकी वर्किंग के ऊपर सवालिया चिन्ह उठाना या उनको सपोर्ट करना कि इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। जैसे हमारा संविधान अभी तक चेंज नहीं हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नया नहीं लिखा गया। लेकिन मैं आपको बता रहा था हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर फ्रेश संविधान 3 से 4 बार लिखा गया है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है संविधानों के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के एम्पेरिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर बात करते हैं। और हम ये भी जानते हैं इस डिसिप्लिन के अंदर कि रोल क्या है पावर का इन सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्ड, और स्कॉलर्स के नाम का बहुत ध्यान से ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपने पढ़ा था ही वॉज डेविड ईस्टन, ठीक है, जिसने ये कहा था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम नेचुरल साइंसेस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जैसे प्रिंसिपल्स को लेकर आ सकते हैं ताकि हम पुख्ता सबूत दे सकें किसी भी चीज़ का। यहाँ पर डेविड हेल्ड एक दूसरा पर्सन है। इस स्कॉलर का कहना ये है कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी एब्सेंट हो और उसके जो सिस्टमैटिक परस्यूट हैं, सिस्टमैटिक परस्यूट का मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल और थॉरो पर्सपेक्टिव के साथ यानी कि इन डेप्थ एनालाइज करते हुए आप यूज़ करते हो ताकि आप एक प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन को, एक गोल को, एक एम या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। उस गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू गो विथ प्रॉपर मेथड्स, थॉरो एनालिसिस एंड इन डेप्थ रिसर्च। तो डेविड हेल्ड का ये कहना है अगर पॉलिटिकल थ्योरी को ब्रॉडर पिक्चर से हटा दिया जाए और पॉलिटिकल थ्योरी को जस्टिफाई करते हुए जो भी हम सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पता लगाने के लिए, कि जैसे किसी भी थ्योरी की इम्प्लीकेशंस को हमें पता लगाना है तो मुझे सिस्टमैटिक परस्यूट को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक तरीके से मेथड्स, थॉरो एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, इन डेप्थ स्टडी, उसके प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, ये अप्लाई यहाँ पर हो भी पा रही कि नहीं हो पा रही है, इसके अप्लाई होने से क्या चीज़ें होंगी, क्या बुरी चीज़ें होंगी, ये सारे तर्क अगर एब्सेंट कर दिए जाएं तो डेविड हेल्ड कहते हैं देयर इज़ अ डेंजर ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग लेफ्ट टू द इग्नोरेंट। और आप डेविड हेल्ड की इस बात को इंडिया के संदर्भ में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो कि गरीब जनता, अनपढ़ जनता
बहुत सारी जनता हमारे देश में किसी भी पार्टी और उसके राजनेताओं को जब कुर्सी पर बिठाती है तो क्या वो उनकी आइडियोलॉजी को, उनके काम को रिव्यू करते हैं क्या, या फिर उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को कितना सच या कितना झूठ मानते हैं? क्या जनता को ये वाली बात समझ में आती है कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी देश को टुकड़ों में डिवाइड करके रख देगी, तोड़ के रख देगी, या फिर इससे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल प्रमोट होगा? जनता वोट करने से पहले, क्योंकि 5 साल के लिए उसके बाद आपको सरकार को झेलना है, मैं अभी इंडिया स्पेसिफिक बात ही कर रहा हूँ, क्या वोट करने से पहले इतना इन डेप्थ सोच विचार करती है कि नहीं करती है? और आपका आंसर होगा नहीं करती है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। 0.1% शायद से भारत की आबादी के लोग ऐसे होंगे जो कि सोच समझकर अपना वोट किसी को देते होंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फेमस चेहरा या जिसकी मीडिया में हाइप बन रखी होती है। तो हमारे देश में फिर ऐसा ना होने की वजह से दिक्कत क्या है? जो डेविड हेल्ट कहता है कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप मेथड्स वगैरह को यूज़ नहीं करते हो तो हमेशा एक डेंजर रहेगा आपकी लाइफ में और आपके देश के अंदर कि आप अपने देश की राजनीति को, या लोग जो है अपने एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर वो बिलोंग करते हैं, एक प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, एक देश से वो अगर बिलोंग करते हैं, तो उसके अंदर वो पॉलिटिक्स को ऐसा देखा जाएगा, डेविड हेल्ट कहते हैं कि इट इज़ बीइंग लेफ्ट टू द इग्नोरेंट, कि फिर जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग होंगे ना, आपको वो इग्नोर ही करते चलेंगे। वो फिर ऐसे लोग ही सरकार चलाएंगे कि फिर आप उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने उनको जगह दे दी है वो चीज़, और आपने इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में इतना सोचा ही नहीं। ये है यहाँ पर पूरा का पूरा इसका जो तर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिटेल तरीके से दोस्तों बात करी व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।